Over to you. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एकता बहन। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। वी आर those who attended the session last time, जिन्होंने last time attend किया था, अगर कोई अपने अनुभव या अपने कोई doubts share करना चाहे या कोई points revise करना चाहे तो it will be a good beginning. Okay. Anybody please raise your hands. हाँ जी रीना, मेरा तो मिस हो गया था दीदी। No problem. मेरा भी मिस हो गया था, मैं भी नहीं अटेंड कर पाई थी लास्ट। जिन्होंने मेरा किया भी अटेंड मिस वो हो गया बताएं। था, मैंने भी नहीं अटेंड किया। तो आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, पर अभी जिन्होंने अटेंड किया वो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो बताएं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बार 5 मिनट में वो रिकैप कर लेंगे ताकि जिन्होंने मिस किया था वो उनके लिए कुछ बैकग्राउंड बन जाए। बैकग्राउंड बन जाए, ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मैंने अपना लक्ष्य रखा था कि मुझे इस जो भी 15 दिन का समय मिला तो मुझे परम धाम की अनुभूति करनी थी। अपना योग एक ही लक्ष्य पे टिककर, जैसे कि अलग अलग होता है अव्यक्त वतन या मधुबन, तो इस बार का मैंने टारगेट सेट किया था कि अपनी आत्मिक स्मृति में रह के मुझे सिर्फ और सिर्फ परम धाम की अनुभूति करनी है और बाबा से वो सारा रिलेशन एक बाबा से बनाना है। तो मेरा इतना वंडरफुल एक एक्सपीरियंस रहा कि संकल्प जो जैसे हम अलग अलग योग करते हैं तो उसमें संकल्प बहुत दौड़ाने पड़ते हैं इधर उधर इधर उधर, तो मेरे संकल्पों में और अंतर्मुखता की स्थिति बहुत बनी है। इस मतलब जो मैंने अपना लक्ष्य तय किया था तो मुझे उसमें अचीवमेंट लग रही है जी। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो आपको वो सीढ़ी काम आई वो लक्ष्य की तरफ दृढ़ता को बढ़ाने के लिए? जी दीदी जी, मैंने पूरा नोटबुक बना के मतलब 1 बाय 1 स्टेप कैसे अपने गोल पे सेट, आपने बताया था कि परसेंटेज वाइज कि जो अपना मेन गोल है वहां तक पहुंचने के लिए 1% लोग होते हैं जो लिखकर, मैंने लिखकर भी प्रैक्टिस की उसको कि जो ये मेरा लक्ष्य है, रोज उसको लिखा और फिर यहाँ तक पहुंचने में मदद हुई। क्योंकि वो स्मृति में जब लिखते हैं तो वो हमारा एक स्मृति में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, तो जिससे वो अब थोड़े समय तक तो याद करना पड़ा लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगा। राइट, ग्रेट, वंडरफुल। तो आप उस 1% में आ गए हैं। Even I worked on this, but I think we should revise first so that those people who have missed, they are able to be with us. तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का टाइटल था कि लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व क्या है और उसकी विधि क्या है। और हमने देखा था कि लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हम अगर एक गाड़ी की रेस में भाग ले रहे हैं, अगर गाड़ी वाले ड्राइवर को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है तो चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना हमारा अपने लक्ष्य तरफ क्लैरिटी होगा उतना हम जल्दी से पहुंचेंगे, अच्छी तरह से पहुंचेंगे और हमारी यात्रा सुखद रहेगी। आगे हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पे जीते हैं कि जो भी सोसाइटी ने तय किया, मतलब अब बस एक फ्लो से जा रहे हैं, अपना खुद का लक्ष्य निर्धारित करते ही नहीं है। तो उनमें से भी
बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को लिखित रूप में लेते हैं, और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो रोज उसके ऊपर रिवाइज करके उसके ऊपर काम करते हैं। फिर हमने लक्ष्य को स्पष्ट करने की कुछ युक्तियां देखी थी। तो ये डिटेल में आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल से आ रहा है, जो किसी का दिया गया ऐसा नहीं, किसी ने कहा ऐसा करना है, ऐसा बनना है, नहीं, क्या हमारे दिल से वो आवाज आ रही है, मुझे दिल से क्या चाहिए। तो ऐसी चीज हम चूज करें और जितना हो सके बड़ा लक्ष्य रखें। उसमें हमें छोटी सोच नहीं रखनी है, बहुत बड़ी सोच रखनी है, बेहद की सोच रखनी है। और कुछ चीजें इस तरह से शेयर की थी कि हमें किन चीजों पर ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। फिर मेन चीज हमने इसके ऊपर काम की थी कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तरीके से तो हम कई बार सुनते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, उसके लिए एक टेम्पलेट जैसा है ये। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि हमारे ब्राह्मण जीवन के बारे में हम थोड़ा चिंतन करें कि हमें भविष्य में तो लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन अभी हमें ब्राह्मण जीवन में कैसी हमारी यात्रा हो, इसके बारे में हम मनन चिंतन करें। तो पॉइंट रूप में हम लिख सकते थे कि मुझे ऐसी अवस्था में स्थित होना है, मुझे ऐसी सेवाएं करनी है, मुझे ये मेरी जो विशेषताएं बाबा ने दी है उन्हें इस प्रकार से सेवा में लगाना है, या मुझे अपने घर को गृहस्थ आश्रम बनाना है। ऐसी पॉइंट्स का पूरा लिस्ट बनाए जो हमें लगता है कि हमें अनुभव करनी है ब्राह्मण जीवन में, जो चीजें जो हमें खींचती है। दूसरा ये था कि चाहे हम ये सब कुछ जैसे एक बकेट लिस्ट है, उसमें से सब कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सीमित होती है, समय सीमित होता है, हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रायोरिटी का भी एक भास हो कि कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज मुझे पहले करनी है, जिसके ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, और कौन सी चीज बाद में हो तो ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रायोरिटी सेट करने का तरीका सीखा था। जैसे एक फोर्स्ड रैंकिंग किया था, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर 10-15 पॉइंट्स की लिस्ट बनी हो तो हम पहले और दूसरे पॉइंट को कंपेयर करें, और फिर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको टिक करके दूसरे पॉइंट को कैंसिल कर लें, और फिर सपोज फर्स्ट को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी माना है तो फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें। फिर सपोज थर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है तो फर्स्ट को हटा दे, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें। तो ऐसे एक एक पॉइंट को कंपेयर करते जाते हैं जब तक हमारे पास एक पॉइंट नहीं रह जाता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे मन ने स्वीकार किया है, कहाँ ये चीज तो मुझे हासिल करनी है, ऐसा तो मुझे बनना ही है, चाहे दूसरा कुछ आए ना आए, तो वो चीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई। फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है, फर्स्ट पॉइंट निकाल के, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको निकाल के, और दूसरे पॉइंट्स को लेकर वापस रिपीट करेंगे, तो सेकंड प्रायोरिटी हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी कि ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी क्या, एक बार अगर ये हो गया तो दूसरा मैं क्या करूंगा, और फिर वो सेकंड प्रायोरिटी स्पष्ट होती है। ऐसा 5 बार जब रिपीट करेंगे तो टॉप 5 प्रायोरिटीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि ये चीजें मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस 10-15 में से की लिस्ट में से हमने 5 प्रायोरिटीज चुन ली। तीसरा हमें ये मनन करना था कि कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो अनुभव है जिससे मेरा आत्मविश्वास शक्तिशाली होता है, क्योंकि कई बार हमें चीजें चाहिए होती है लेकिन हमें एक सेल्फ डाउट होता है, खुद के ऊपर निश्चय कम हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे ऐसा होगा कि नहीं। तो ऐसी स्मृतियों की एक लिस्ट बनानी थी जो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ोतरी देती है।
चाहे बाबा के कोई वरदान हमें मिले हो, चाहे कोई हम अच्छा काम कर पाए हो, चाहे बाबा ने हमें कुछ विशेषता दी हो, जो चीजें हमारे आत्मविश्वास को स्ट्रांग बनाती है, ताकि हमारे अंदर से हर प्रकार का संशय हट जाए और हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। चौथा, हमें इस एक लिस्ट बनानी थी जिसमें सारी प्राप्तियां स्मृति में लानी थी कि अगर मैंने इन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो मुझे क्या क्या प्राप्तियां होगी। जब हम प्राप्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उमंग उत्साह उत्पन्न होता है, हमें मन होता है कि हाँ हम ये करें, हम ये करें, क्योंकि वो प्राप्तियां जैसे बाबा बोलते हैं टेम्पटेशन है। तो वो टेम्पटेशन हम अगर अपने सामने रखें तो चाहे कभी कभी कुछ परिस्थितियां आ जाए, विघ्न आ जाए, तो भी इन प्राप्तियों की स्मृति हमें आगे बढ़ने का हौसला देती रहेगी। तो ये एक्सरसाइज हमने किया था और इसे हमने होमवर्क के रूप में स्वीकार किया था। फिर कुछ बस उदाहरण दिए थे कि कैसे हम अपने जो लिस्ट बनानी थी उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं पहली लिस्ट में, कि मुझे अपने ब्राह्मण जीवन में क्या क्या चाहिए। और फिर हमने देखा था कि ये जैसे एक सफलता की सीढ़ी है। हमारे सफलता और असफलता का कारण, मूल कारण हमारे संकल्पों की दृढ़ता है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि ये सीढ़ी मैंने करण भाई जी के क्लास में से सीखी और इसका मैंने बहुत मनन चिंतन किया और ये कॉन्सेप्ट मुझे जीवन में बहुत काम आया है। तो इसी के अनुसार मैंने ये शेयर किया है कि अपने संकल्पों को धीरे धीरे और शक्तिशाली बनाने के लिए इन एक एक सीढ़ी के ऊपर काम करें कि आई वॉन्ट, कि मुझे क्या चाहिए, इसकी स्पष्टता हम और लाए। फिर जैसे सेकंड पॉइंट में था कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाली क्या बातें हैं, इससे हमारे मन में संकल्प आएगा कि आई कैन, कि मैं कर सकता हूं। जब वो विश्वास आता है फिर हम थोड़ा मनन चिंतन करें कि किन आत्माओं ने ये सारे लक्ष्य हासिल किए हैं और उन्होंने कैसे किया। तो जैसे हमारे सामने मम्मा है, बाबा है, दादियां हैं, तो इन्होंने जो लक्ष्य हासिल किया इनकी हम थोड़ी स्टडी करें तो हमारे मन में वो उमंग उत्साह आता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। फिर जो आई विल वाला स्टेप है उसमें प्राप्तियों की स्मृति है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से क्या प्राप्ति होगी, तो उसके ऊपर मनन चिंतन जब हम करते हैं तो आई विल का संकल्प हमारे मन में दृढ़ होता है। उसके आगे ये सीढ़ी है आई हैव टू, कि मुझे करना है, मतलब करना है, अभी करना है। तो इसमें जो अब तक हमने नहीं किया, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें समय के प्रति बोध अपना बढ़ाना है कि मेरे सामने मेरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेरे पास कितना समय है। जब इस चीज का ज्यादा चिंतन करते हैं तो ये आई हैव टू वाली सीढ़ी हमारी पक्की होती है कि मुझे ये करना है, अब करना है। तो और उसके भी आगे जब हम ये चिंतन करते हैं कि अगर मैं ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती, अगर मैं गफलत में, अलबेलेपन में अपना समय गवा देती हूँ तो मुझे क्या नुकसान होगा। जब मैं इसका चिंतन करती हूँ तो मेरे मन में ये संकल्प उठता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये लक्ष्य को हासिल करना ही है। तो ये सीढ़ी हमारी तब पक्की होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहुंचने से ना हमारे अंदर बहुत ऊर्जा तैयार होती है। जब सिर्फ संकल्पों में नहीं लेकिन हम फिर एक्शन लेने लगते हैं, जब हमारे प्लान एक्चुअल हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। उसके आगे इस सीढ़ी पर आने के लिए हमें ये चिंतन करना है कि हम कैसे अधिकारी बच्चे हैं। बाबा हमारे पिता है और उस नाते से उनके सारे वर्षे का,
उनके सारे खजाने का कैसे हमें अधिकार है। जब इस चीज के ऊपर ज्यादा 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 चिंतन करते हैं, तब हमारी ये सीढ़ी पक्की होती है कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमारे मन में जो भी सूक्ष्म डाउट है, अपने प्रति जो हीनता की भावना है, जो भी ऐसे संशय है, वो सारे संशय मर्ज हो जाते हैं और एक अधिकारीपन की भावना आती है कि नहीं, ये तो हुआ ही पड़ा है, ये मेरा अधिकार है और मुझे इसे प्राप्त करना ही है। और उसके आगे ये स्टेप है जिसे हम कहते हैं आई एम विक्टोरियस। वो स्वमान में स्थित हो जाना कि मैं ये करना चाहती हूं नहीं, लेकिन मैं ये हूं, आई एम दिस, मैं विजयी हूं, या मैं जो भी हमारा लक्ष्य था मैं ये चीज ऑलरेडी हूं। और उसके लिए हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमारे लक्ष्य का एक चित्र बना सकते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। और लौकिक दृष्टिकोण से देखे तो जो मैनेजमेंट और जो सेल्फ डेवलपमेंट के गुरु है, गाइड्स है, तो वो इसे बोलते हैं विजन बोर्ड, कि हमारे सामने एक विजन बोर्ड बनाए, जैसे कोलाज बनाए, चित्र का समूह बनाए, जिसमें हमारे सारे स्वप्न, हमारी सारी इच्छाओं का चित्र है। और जब हम उस चित्र को बार बार देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है और थोड़े टाइम में जैसे बहुत सहजता से हमारे तरफ वो सारी चीजें, व्यक्ति, परिस्थितियां आकर्षित होने लगती है। ऐसे रास्ते खुलते जाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे ऑटोमेटिकली बस मेरे कदम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सीढ़ी को पक्की करने के लिए हम एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, इसके मतलब पूरे स्टेप्स नहीं किए थे, आई हैव टू तक, आई विल तक डिस्कस किया था। सो आई हैव टू, कम व्हाट में, सक्सेस इज माय बर्थराइट और आई एम विक्टोरियस। इन सीढ़ियों पर हमें अभी अगले हफ्ते में काम करना है। अब तक अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति दीदी, जैसे कोलाज बनाना है तो वो उसका चित्र बनाना है या लिखना है? तो ये जब कोलाज बनाते हैं हम, तो इसमें लिखत भी और चित्र भी दोनों डाल सकते हैं। दोनों, ठीक है दीदी इसका एक चित्र भेज दो लिंक पे। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल मैं भेज दूंगी। और जो कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो गूगल इमेजेस में जाके इस प्रकार के चित्र ढूंढ सकते हैं और फिर उसको किसी सिंपल सॉफ्टवेयर जैसे पेंट या किसी सॉफ्टवेयर पे आप कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करा सकते हो। और जो नहीं यूज करते कंप्यूटर, वो ड्रॉ करके या किसी मैगजीन से काट करके, या जैसे हमारी ज्ञान की काफी मैगजीन्स है तो उसमें काफी चित्र आते हैं, तो उनमें से जो चित्र आपको, आपके मन को छूते हैं, उनके कटआउट्स बना के आप पेस्ट कर सकते हैं और नीचे आपकी जो शुभ संकल्प है वो नीचे लिखें। इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे स्केच पेन्स वगैरह लेकर। बस ये ध्यान रखें कि वो ज्यादा ओवरक्राउडेड भी ना हो, कि बहुत सारे चित्र ऐसा भी ना हो जाए और बहुत कम भी ना हो, एक मीडियम जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, जो दिखने में अच्छा लगता है, ऐसा एक चित्र बनाए, कोलाज बनाए और उसे अपने बेड के पास या अपने कबाड़ के ऊपर या मिरर के ऊपर या जिस जगह पे आप के स्टडी टेबल के पास, तो ऐसे आप ये कोलाज लगा सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो? बड़ा अच्छा लगा दीदी, हमने तो आज पहली बार अटेंड की है। ज्ञान के अनुसार फरिश्ते का चित्र या फिर ये भी तो रख सकते हैं ना दी? जी जी जी, ठीक है। तो आज अभी अगले हफ्ते के लिए हमारा होमवर्क ये है कि आई हैव टू, कम व्हाट में, और ये 4 सीढ़ियों के ऊपर हमें काम करना है।
जिन्होंने पहले की क्लास नहीं अटेंड की है वो इन सारी सीढ़ियों पर एक के बाद एक काम कर सकते हैं। उसका मैं थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण आगे दूंगी क्लास में, लेकिन फिलहाल इसके आगे के इसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 3 चीजों के बारे में आज बात करेंगे कि एक तो हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसे जैसे हमने गाड़ी की यात्रा से कंपेयर किया था, तो गाड़ी की यात्रा में बहुत जरूरी है ड्राइवर को जानना कि हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन क्या है। तो इसी तरह हमारे ब्राह्मण जीवन में भी लक्ष्य की क्लैरिटी होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हमें लक्ष्य के बारे में गहराई से पता होगा तो उसी अनुसार हमारे जीवन में लक्षण भी आते जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो पहली बात यह है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में लक्ष्य की क्लैरिटी रोज ब रोज बढ़ती जाए और गहरी होती जाए। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जितना हो सके ऊंचा हो, जितना हमारा मन स्वीकार कर सकता है उतना उसे और ऊपर खींचते जाए। तो लक्ष्य हमारा हमेशा ऊंचा हो। और नेक्स्ट स्टेप होता है कि रास्ता, अगर डेस्टिनेशन का पता चल गया तो जो यात्रा पे है तो वो नेक्स्ट क्या करता है कि रास्ता ढूंढता है कि मुझे उधर कैसे जाना है, राइट। तो उसी तरह मुझे भी अपने ब्राह्मण जीवन के बारे में ये सोचना है कि मेरी यात्रा कैसी हो, मुझे कैसा रास्ता अपनाना है और मेरी यात्रा कैसी होनी चाहिए। इसीलिए हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट्स, वो इसी के अनुसार है कि मुझे अपने ब्राह्मण जीवन में क्या क्या अनुभव करना है, क्या क्या मुझे प्राप्त करना है, कैसी स्थिति बनानी है, किस प्रकार की सेवा करनी है, कैसे बाबा की दी हुई विशेषताओं को मुझे कार्य में लगाना है। तो रास्ता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि लक्ष्मी नारायण किसको बनना है वो सब हाथ उठा लेते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसके मुताबिक मतलब पूरा बलि चढ़ना होता है, बहुत बल चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसी अनुसार हमारा रास्ता भी स्पष्ट हो कि हाँ विघ्न आएंगे लेकिन मुझे इस रास्ते पे चलना है, हाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मुझे ये हासिल करना है। तो उस प्रकार की हिम्मत भी हमें अपने मन के अंदर जुटानी है। तो पहला हो गया मंजिल, फिर हो गया रास्ते की क्लैरिटी। इसमें मुरली में कई बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि अगर उच्च पद प्राप्त करना हो तो ... कि फिर बाबा ये बोल सकते हैं कि पूरा बलि चढ़ना है, या पूरा श्रीमत पे चलना है, या सर्विस करनी है, या तो अनेक बाबा युक्तियां बताते हैं। तो मुरली के इन पॉइंट्स पे हम ध्यान दें तो हमें रास्ते की क्लैरिटी होती जाएगी कि हाँ अगर मुझे ये मंजिल पर पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सारे जवाब हमें मुरली से मिलते रहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कदम। तो रास्ता तो तय हो गया, मंजिल भी पता चल गई, लेकिन अभी मेरा एक एक कदम कैसा हो, क्योंकि सिर्फ ये लगन लगाने से भी फायदा नहीं है कि मुझे श्रीमत पर चलना है, मुझे श्रीमत पर चलना है, लेकिन मेरा एक एक कदम कैसा हो ये भी मुझे डिसाइड करना है। तो मेरी रोज की दिनचर्या में मुझे क्या अभ्यास करने पड़ेंगे, मुझे कैसी आदतें अपने मन के लिए, तन के लिए, बोल के लिए लगानी पड़ेगी। तो इसका हमें चिंतन करना है कि जैसे बाबा कहते हैं कि एक एक कदम पर आए लो।
मतलब क्या कि हमें हर एक्टिविटी, दिनचर्या के हर पहलू में हमें बाबा की श्रीमत लेनी होगी कि मुझे उठते समय कैसा संकल्प मुझे रचना है, मुझे किस तरह की किन स्मृतियों में अमृत वेला यूज करना है, मुझे मुरली का अभ्यास कैसा करना है। तो ये चीजों के बारे में हमें और गहराई से मनन चिंतन करके उसी अनुसार हमारी एक एक आदत बनानी पड़ेगी। तो ये तीन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मंजिल की इच्छा रखें लेकिन रास्ता स्पष्ट नहीं है तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। रास्ता भी स्पष्ट है लेकिन अगर हम कदम नहीं ले रहे संशय में, अलबेलेपन में, गफलत में, गलत दिशा में कदम ले रहे हैं, तो भी हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है और इनके ऊपर मनन चिंतन करके हमें अपना रास्ता ढूंढना है। बाबा के साथ बातें करेंगे तो बाबा हमें एक एक कदम पे गाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में, जैसे पिछले हफ्ते में 2 बार आया कि बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं मोटर लूं, मैं गाड़ी खरीदूं, मैं मकान बनाऊं या नहीं। तो बाबा ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बात में अगर हम बाबा से राय लेते हैं तो बाबा हमें टच करते हैं कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। तो इसी प्रकार हम हर कदम में बाबा से इन चीजों के बारे में राय लें। और चौथी बात ये है कि जैसे यात्री होता है, वो आगे आगे बढ़ रहा है लेकिन बीच बीच में वो नक्शा चेक करता रहता है, वो देखता रहता है कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं, मैं कहीं राह भटक तो नहीं गया हूं। तो इसी तरह हमें भी हर रोज, इनफैक्ट प्रति पल अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, मैंने अभी जो संकल्प किया या अभी जो संकल्प मेरे मन में उत्पन्न होने जा रहा है वो सही है या नहीं। वो कदम अगर मैं उठाता हूं तो वो मुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा या मुझे मंजिल से दूर करेगा। तो प्रतिपल हमें नक्शे की स्मृति भी रहे, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है और इसमें मुझे किसी बाई लेन में या किसी गली में घुस नहीं जाना है, लेकिन हाईवे पर ही रहना है। तो ये 4 चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है और ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब बार बार हमें इसे रिफाइन करते जाना है। जैसे एक बार अगर हमने मंजिल के बारे में चिंतन किया, रास्ता भी अपने लिए सोचा, कदम भी निर्धारित किए, फिर नक्शे को देखकर उसे वापस रिवाइज करें, वापस उसे और क्लैरिटी दें कि हाँ एग्जैक्टली ये मंजिल मतलब क्या, एग्जैक्टली बाप समान बनना मतलब क्या, उसकी क्या निशानियां हैं, बाबा कैसे ऐसे बने। तो इसके बारे में और चिंतन करते करते इन चीजों को रिफाइन करते जाएंगे तो हमारी जो यात्रा है वो सफल रहेगी और हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो वापस मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज करूंगी, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं और नहीं तो थोड़ा सा आगे और क्लैरिटी लेंगे। दीदी जैसे मुरली का वो किया था सेट, तो उसमें मैंने एक ग्रुप बनाया था अपने नाम का ही और खुद ही रिकॉर्डिंग करके उसको सुना, ड्रिल बनाई, क्वेश्चन आंसर। तो क्या ये कदम होगा ये वाला जी स्टेप? बिल्कुल। तो मुरली का स्टडी करने के लिए भी हमारा कोई प्लान हो कि हमें मुरली स्टडी करनी है तो कैसे करनी है, तो उसके लिए भी एक जैसे टाइम टेबल बनाए कि एक बार मुझे उसके अनुसार ड्रिल तैयार करना है, एक बार मुझे उसमें से विचार सागर मंथन के टॉपिक्स निकालकर उसके ऊपर कुछ लिखना है या मन ही मन विचार करना है, या एक बार मुरली के अनुसार मुझे चेकिंग करनी है कि आज की मुरली में चेकिंग के क्या प्रश्न आए। तो ऐसे 3, 4, 5 जितना भी आप कर सकते हो, ऐसे अभ्यास और ऐसा समय निर्धारित करें कि इस समय पे मैं मुरली की स्टडी इस प्रकार से करूंगी। तो ये बेशक बहुत अच्छे कदम है। जी दीदी, थैंक यू।
सिस्टर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जो आपने पहला सेशन जैसे कराया था ना, तब आपने जो कहा था कि हमको लक्ष्य पहले छोटा छोटा लक्ष्य रखना है, जी ठीक है? तो जैसे मैंने कोई छोटा लक्ष्य, मतलब मैं ऐसा कैसा छोटा लक्ष्य रखूं जो वो पूरा हो जाए? क्या लौकिक में कोई बात का लक्ष्य रखूं, या अपना पवित्रता का, या कोई ऐसा लक्ष्य रखूं? नहीं, आपको हर, जैसे अभी ब्राह्मण जीवन में अगर आपको कोई चीज की बाधा आ रही है, हम्म, कोई विघ्न आ रहा है, तो उस चीज का आप लक्ष्य रख सकते हो कि सपोज तन की कोई बीमारी है, तो आप ये लक्ष्य रख सकते हो कि मुझे अपने तन के ऊपर ज्ञान योग का प्रयोग करना है और तन को ठीक करना है। तो ये एक छोटा लक्ष्य हो गया। और फिर उसके ऊपर जब आप काम करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को यूज करेंगे, तो आपका अनुभव बढ़ेगा। तो वह पड़ेगा। आप नेक्स्ट स्टेप में और थोड़ा बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। एकता बहन, ये क्लास रोज होती है? नहीं, ये एक बार ही हुई है संडे को, 15 दिन पहले, और ये सेकंड पार्ट है। और अगर जरूरत लगे तो कुछ टाइम बाद ले सकते हैं दूसरी एक सेशन भाई जी के अनुसार। लेकिन गोल सेटिंग के ऊपर जितना भी मैं 1-2 घंटे के अंदर दे सकती हूँ, उतना मैंने इन स्लाइड्स में डाला है। तो ये काफी कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, फिर अपने आप से भी सब कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो मैं अवेलेबल हूँ। नहीं, अभी वैसे हर संडे होता है ये? हर संडे नहीं। क्लास होती है, लेकिन नहीं, सब नहीं। अलग अलग एकता बहन, वैसे संडे आते को वी डोंट हैव अ क्लास, वी ओनली हैव अ Okay. स्पेशल क्लास विद यू। अदरवाइज Okay. संडे को क्लास तो नहीं होती है, सैटरडे Okay. तक रहते हैं। हाँ जी। राइट। तो आज के गोल सेटिंग टॉपिक के ऊपर ये हमारा पार्ट 2 और फाइनल पार्ट है अभी के लिए। और अगर जरूरत लगे तो मैं हूँ बस जी, बाबा का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बताने के लिए। आपको बड़ा अच्छा स्टेप रहा, क्लियर, आपने पूरा क्लियर किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स आपको हमारी तरफ से। एकता बहन बहुत एक हो गई आप हमारे जुड़ के, और एक एकता में जोड़ दी बाबा से हम लोगों को। जो हमारे थोड़ी थोड़ी पॉइंट इधर उधर जा रहे हैं, बहुत मतलब अभी मैं जितने सुनी अभी आधे घंटे के अंदर, तो बड़ा अंदर दिल को छू गया कि मैं पहले आपकी इंग्लिश की क्लास उस दिन सुनी थी। एक ही दिन, बीच में तो मेरे को बिजी थी तो सुन नहीं पाई थी, एक ही दिन मैंने सुना था जब आप इंग्लिश की क्लास ले रही थी। आज नेक्स्ट मैंने सुनी, 1 महीना से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, कुछ घरेलू उसके वजह से सेवा में। जी जी, आशा बहन, दैट्स नाइस। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। बढ़े। या बहुत अच्छा लगा सच में, दिल से थैंक्स आपको, आगे बढ़िए। दिल से थैंक्स दीदी। थैंक यू जी, बाबा को थैंक यू। जी, बाबा को थैंक्स। अभी मैं एक और तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी कि जैसे जी हमने देखा कि पहला पार्ट है कि हमारे लक्ष्य की क्लैरिटी हो, कि मंजिल हमें स्पष्ट हो। जी तो इसमें एज एन एग्जाम्पल क्या है कि ये चुने कि मुझे 8 की माला में आना है या 108 की माला में आना है। जैसे बाबा कहते हैं कि चाहे 16,108 की माला में आना है, मुझे सूर्यवंशी बनना है। तो ये एग्जाम्पल्स है। और जैसे एक बहन ने अभी पूछा था कि पहले स्टार्ट करने के टाइम छोटे लक्ष्य भी रख सकते हैं कि मुझे अपने तन को ठीक करना है, या मुझे अपने घर को, घर वालों को सहयोगी बनाना है। तो ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप भी लक्ष्य रख सकते हैं। तो लक्ष्य जैसे हो गई मंजिल, कि मैं जब वहां पहुंचूंगी तो कहूंगी कि हाँ, ये मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन लक्ष्य के साथ जैसे बोलते हैं कि लक्ष्य तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ यात्रा भी इम्पोर्टेंट है, कि हमारी यात्रा कैसी हो। तो वो सेकंड भाग को हम कहेंगे लगन। तो लगन में जैसे हमने देखा था कि इस तरह के हम
एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। वही जो स्लाइड शेयर की थी पहले, उसी एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ डाला है कि मेरा घर गृहस्थ आश्रम स्वर्ग का मॉडल है, मैं ऑलराउंड सेवाधारी बन बाप की मददगार बन गई हूँ। तो इस प्रकार जो भी चीजें हमारे मन को छूती है उनका हम लिस्ट बना सकते हैं। और फिर उसमें से ये सेम पॉइंट्स जो मैंने पहले बताई थी, सिर्फ उसे अलग रूप से मैं शेयर कर रही हूँ ताकि किसी को लिखत कैसे करना है वो आइडिया आ जाए। सेकंड में आई वांट की सीडी थी जिसमें हमें ये टॉप 5 पॉइंट्स हमारी लिखनी थी कि मुझे टॉप 5 चीजें अपने ब्राह्मण जीवन में क्या अनुभव करनी है। तो ये जस्ट ऐसे ही ABCD लिखा है, जो भी आपके टॉप 5 आए वो हमें उसकी लिस्ट बनानी है। और उसके बाद आई कैन वाली सीडी ऐसे बनानी है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली पॉइंट्स है वो लिस्ट बनानी है। और उसके बाद आई शैल, जिसमें हमें लिखना है कि कौन सी एटलीस्ट 3-4 आत्माएं हैं जिन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है और उनकी जीवन कथा, उनकी बायोग्राफी को हम स्टडी करें। तो हमारे अंदर भी वो रास्ता स्पष्ट होता जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से विघ्नों को फेस किया, उन्होंने जिस तरह से पुरुषार्थ किया, सेवाएं की, उसी तरह से मैं भी कर सकती हूँ। फिर लक्ष्य प्राप्ति के फायदे ऐसे लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे ये प्राप्त करके क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्योंकि हमारे मन को कंटिन्यूसली वो टेम्पटेशन देते रहना है, तभी वो जागेगा, तभी उसमें वो उमंग उत्साह आएगा करने का। और फिर समय के बारे में हम चिंतन करें और उसका एक लिस्ट बनाएं कि समय कितना कम है, कितनी रोज रोज मुरलियां पास होती जा रही है, लेकिन मैं कितना ग्रहण कर पा रही हूँ, और अभी कैसी परिस्थितियां आ रही है। और बहुत जल्द ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि घर के सामने लाइन लगेगी, लेकिन क्या मैं तैयार हूँ उन सभी को कुछ ना कुछ प्राप्ति कराने के लिए। तो इस चीज का चिंतन करने से वो पॉइंट्स आप इस लिस्ट में लगा सकते हैं। और फिर ये जो लिस्ट है ये अपने आप को एक बोल सकते हैं एंटी विजन, जैसे हमने बोला था विजन बोर्ड बनाए जिसमें हमें कैसा जीवन चाहिए उसके बारे में चित्र बनाए। तो ये उसका ऑपोजिट है, अपने आप को थोड़ा सा डराना जैसा हो गया कि अगर मैं गफलत में अपना समय गवाती हूँ तो क्या क्या मुझे नुकसान होंगे। तो अपने मन को एक एंटी विजन दे रहे हैं, एक थोड़ा सा डरावना चित्र दे रहे हैं, जिससे हम थोड़े अलर्ट हो जाए कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इससे बच के रहना है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अपनी स्माइल करती हुई और अपनी मूंझने वाली 2 चित्र बनाकर सामने रखो, फिर देखो कौन सी अच्छी लगती है। तो बाबा भी कभी कभी ऐसे इस तरह से कहते हैं कि विजुलाइज करो कि अगर लोग आपके सामने आते हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो कैसा फील होगा, कैसा आपको लगेगा। तो ये बाबा हमारे लिए एंटी विजन क्रिएट कराते हैं ताकि हमें वो ऊर्जा है कि नहीं, मतलब ऐसा मैं नहीं होने दे सकती, तो मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। और यहाँ पे सक्सेस इज माय बर्थराइट, इसके ऊपर चिंतन करके पॉइंट्स लिखे, ये कैसे सफलता मेरा अधिकार है और कैसे बाबा की अडॉप्टेड डायरेक्ट बच्ची होने के नाते मुझे कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और ये है कि जैसा चित्र वैसा चरित्र, विजन बोर्ड बनाना, अपने लिए लाइफ स्क्रिप्ट लिखना, मतलब एक ऐसे जैसा निबंध लिख सकते हैं कि मुझे अपना ब्राह्मण जीवन कैसा बनाना है, एक फ्री फ्लोइंग अपने विचारों को लिखें। तो ये लिखते समय ही इतना आनंद आता है ना, फिर वो बार बार हमें खींचता है। अगर रोज रोज इसे रिवाइज करें, इसे अपडेट करें, तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाने की मतलब ऊर्जा और बढ़ती जाती है। और खुद के लिए स्वमान लिखें, बाबा हमें स्वमान देते हैं
लेकिन हम अपने लिए नए नए प्रकार के भी स्वमान रच सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, जो हमारे परिस्थिति अनुसार या हमारे कभी कुछ लोगों को शायद हिंदी कम समझ में आती है, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, या कोई और गुजराती मराठी उस भाषा में अगर अपने स्वमान या एफर्मेशंस लिखना चाहे तो उस भाषा में लिखेंगे तो उनको ज्यादा दिल को छुएंगे। तो ये हो गई हमारे लगन हमारे लगन वाला भाग। और तीसरा जो था वो कदम वाला भाग या अभ्यास वाला भाग। तो इसमें हमें 3 चीजें करनी है कि हमारे जैसे मंजिल पर यात्री जाता है तो हर एक मील में कोई पत्थर होता है जिसमें दिखता है कि मंजिल के लिए कितने माइल बाकी है, जिसे कहते हैं माइलस्टोन्स। तो मेरे भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो कौन से माइलस्टोन्स मुझे पास करने हैं, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी प्रोग्रेस सही दिशा में हो रही है। तो जो हमारा बड़ा लक्ष्य है उसको हम छोटे छोटे लक्ष्यों में ब्रेक डाउन करें, विभाजित करें, ताकि हमें पता चले कि अगर मुझे सपोज हेल्दी बनना है तो हेल्दी बनना है मतलब क्या, कि एक तो मुझे मेरा भोजन इस प्रकार होना चाहिए, दूसरा मेरा डाइजेशन आसानी से होना चाहिए, या मुझे नींद अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, या मेरी एनर्जी लेवल्स ऐसे रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस लक्ष्य को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे मील के पत्थर तय करें, ताकि हमें एक दिशा मिले कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। और फिर अभी उन मील के पत्थरों तक भी पहुंचने के लिए मुझे रोज रोज क्या अभ्यास करने पड़ेंगे उसके बारे में चिंतन करें। तो हम क्या कर रहे हैं कि लक्ष्य को बहुत बड़ा रख रहे हैं, जितना बड़ा हम रख सकते हैं, जितना बड़ा अभी हमारा मन स्वीकार कर रहा है, और फिर उसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक डाउन कर रहे हैं जब तक वो एकदम छोटा ना हो जाए। अगर एकदम छोटा हम बना ले तो एक्चुअली तो बस एक संकल्प है, बस एक संकल्प हम करें कि मुझे ऐसा बनना है। That is the smallest part that we can break down our goal into. जैसे कहते हैं ना कि it is just a thought away. हमारा मूड परिवर्तन सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर है। अगर हम कभी अच्छा फील नहीं कर रहे, बस एक संकल्प करें कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपनी सीट पर सेट करना है, अपनी सीट पर सेट रहना है। तो ये संकल्प ही जैसे एक अभ्यास हो गया, एक कदम हो गया। तो एक कदम जब हम लेते हैं हिम्मत का, तो सबने महसूस किया होगा कि एक दृढ़ संकल्प या एक हिम्मत का कदम तुरंत हमें बाबा की करंट फील करवाता है, तुरंत हमें वो हिम्मत जागृत होती है दूसरा कदम लेने के लिए। तो हर कदम के लिए बाबा हाजिर है हमारे लिए, लेकिन रोज बरोज दिनचर्या में मुझे क्या कदम लेने हैं वो पहले से सेट करें कि मुझे ये चीजें करनी है। और करनी है के साथ साथ हमें अपने मन का एक टाइम टेबल बनाना है। बाबा कई बार कहते हैं कि हमें मन को अमृत वेले में ही सेट करना है कि मुझे इस समय पर ये करना है, इस समय पर ये करना है। जब वो टाइम टेबल अपने मन को पहले से दे देते हैं तो फिर बाद में नहीं सोचना पड़ता है कि हाँ चलो मुरली क्लास के बाद आ गए, खाना बना लिया, अब मैं क्या करूं। तो तभी सोचने बैठे तो क्लैरिटी नहीं आती है। लेकिन पहले से ही अगर टाइम टेबल सेट है कि इतना टाइम मुझे घर के काम निपटाने के लिए लगेगा, फिर ये टाइम बचा है इसमें मैं ये करूंगी, फिर वापस ये काम है, ये काम है, अगर वो दिनचर्या बनी है तो हमारा बहुत फास्ट प्रोग्रेस होता है और डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी बाबा के महावाक्य जो मुझे बहुत पसंद आते हैं मन के टाइम टेबल पर, और ये पढ़कर फिर हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। मैं पढ़ती हूँ कि जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार
व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि 1 सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तो ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है। यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहां तक हुआ और कहां तक न हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसा कर लिया ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसा होता है। जितना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती है, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। तो अगर देखें तो हमारा ब्राह्मण जीवन का मेन लक्ष्य है कि अपनी सीट पर हम सेट हो जाएं। और बाबा ने ये कितनी बड़ी इधर युक्ति बता दी है कि अगर हम अपने मन के प्रोग्राम को सेट कर दे तो हम अपनी स्थिति पर भी सेट हो सकते हैं। तो मुझे ये जैसे एक बड़ी चाबी फील होती है और इसी अनुसार मैं अभ्यास करती हूँ और मुझे इसके फायदे होते हैं कि जितना मैं अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ कि मुझे इस समय ये करना है, ये स्थूल कार्य के साथ ये स्मृति में रहना है, या ये स्वमान में रहना है, या ये मनसा सेवा करना है, उतना मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, उतना व्यर्थ से मैं अपने आप को बचा पाती हूँ और उतना मेरे कार्य काफी एफिशिएंटली कर पाती हूँ। तो ये युक्ति आप भी अपनाएं और इसका पूरा लाभ लें। इसी शुभकामना से आज का सेशन समाप्त करते हैं। भाई जी, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, उसके लिए माफी मांगती हूँ और आपका सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एकता। थैंक यू एकता बहन। थैंक यू एकता Good बहन, बहुत night. बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही विस्तार से और संक्षेप रूप में भी काफी कुछ बता दिया। तो आशा करता हूँ सभी भाई बहनों को इससे लाभ मिला होगा और आप सभी एक तरीके के साथ में, एक मेथोडोलॉजी के साथ में अपना लक्ष्य निर्धारण करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति को आप जरूर सफल होंगे। तो वैसे तो सभी कुछ एकता बहन ने बता ही दिया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में बता दिया है। 2-3 बातें हैं जो कि मेरे को लगा कि मेरे को भी शेयर करना चाहिए। कि जैसे बहन जी ने बताया, लगन होनी चाहिए, लक्ष्य की क्लैरिटी होनी चाहिए, वैसे ही साथ साथ हमारा जो लक्ष्य निर्धारण करने के बाद माइंडसेट भी होना चाहिए। माइंडसेट होता है कि हम उस विषय पे या उस जो भी हमने गोल रखा है उसके हिसाब का अपना माइंडसेट बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम
चाहते तो हैं सोल कॉन्शियस होना, आत्मा अभिमानी होना चाहते हैं, अशरीरी बनना चाहते हैं, पर हमारा माइंडसेट है बॉडी कॉन्शियस वाला। सब कुछ हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही चल रहा है। तो बिना माइंडसेट के जो है हम उस लक्ष्य की प्राप्ति को शायद अचीव ना कर पाए। तो जैसे मन का टाइम टेबल बहन जी ने बताया, तो वैसे हमें जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंगली अपना मन का टाइम टेबल बनाना चाहिए। लक्ष्य अगर मेरा फरिश्ता रूप स्थिति का है तो मन का टाइम टेबल भी उस हिसाब से ही बनना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्किल सेट, हमें लक्ष्य की क्लैरिटी हो गई, लगन भी लग गई, हम अभ्यास भी कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या अभ्यास कर रहे हैं। या तो हम गाइडेड कमेंट्री सुन रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं, पर वो सिर्फ आप अपनी बुद्धि नहीं चला रहे हैं, अपना मन नहीं चला रहे हैं, वो आपको एक तरह से फीड किया जा रहा है और आप वो काम कर रहे हैं। उसको अभ्यास नहीं कहा जाएगा। तो वो स्किल सेट भी अपने अंदर डेवलप करनी है। कोई भी कार्य करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए आप सिंपल सी भाषा में योगा अभ्यास सीख रहे हैं जो स्थूल योग होता है। अब उसमें आपको आसन करने नहीं आ रहे हैं, आप उसको सीख ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा ना उसका आपको लाभ मिलेगा। तो अगर हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो खुद का मन चलाना है, खुद के संकल्प क्रिएट करने हैं और इसको निराधार बनाना है। ना तो म्यूजिक का आधार चाहिए, ना तो एटमॉस्फेयर का आधार चाहिए। अभ्यास का मतलब होता है कि निराधार हो, वो उसको आपको खुद करना आना चाहिए। तो ये स्किल सेट अपने अंदर हमें लेकर आना है, जो भी हम लक्ष्य रखते हैं, चाहे आप ब्राह्मण जीवन में रख रहे हैं, चाहे आप लौकिक जीवन में रख रहे हैं। तो एक उसको करने का तरीका और विधि। अब आज हम मुरली पढ़ रहे थे साक्षी अवस्था के ऊपर, तो बाबा ने उसकी बहुत सुंदर विधि बताई हुई है कि साक्षी अवस्था या उपराम अवस्था कब हो पाएगी। तो उसकी एक विधि है, मेथोडोलॉजी है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी अपना लक्ष्य रखते हैं, चाहे तो स्थूल चाहे तो सूक्ष्म, अगर सूक्ष्म रखते हैं तो बाबा ने उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखा है। हर एक मुरली में तो नहीं, पर कई मुरलियों में बाबा ने किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के तरीके बता रखे हैं, विधि बता रखी है। तो उन विधियों के माध्यम से ही हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें उसका प्रोसेस नहीं आता करने का, विधि नहीं आती है, तो भी हम उस कार्य को अचीव नहीं कर सकते, उस गोल को नहीं प्राप्त कर सकते। और सबसे अंतिम चीज है कि हमें संग भी वैसा करना है। संग का हमें बड़ा ध्यान रखना है। अगर हमारा लक्ष्य है, फिर से मैं कहता हूँ कि फरिश्ता स्वरूप बनने का लक्ष्य है, तो हमारा संग भी वैसे लोगों के साथ में होना चाहिए। और लोग तो हटा दें, इसमें बाबा के साथ में ही होना चाहिए, क्योंकि फरिश्ता तो ब्रह्मा बाबा ही है। तो जैसा हमारा संग होगा वैसे ही हमको हमारे लक्ष्य में प्राप्ति जो है जल्दी हो पाएगी और इजी हो पाएगी। तो ये 3-4 बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो वैसे तो बहन जी ने काफ़ी विस्तार से बता ही दिया है। तो होपफुली आप सभी जो है, आप जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर करें, और जिन्होंने किया है उनके लिए हमारी शुभ भावना और शुभकामना दोनों है कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। तो अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। शांति। Shanti.
शुक्रिया बाबा। ओम शांति। So ओम शांति। much. शुक्रिया Thank बाबा। you भाई जी, thank you एकता थैंक यू मैम। भाई जी, बाबा थैंक यू एकता शुक्रिया मैम। एकता मैम, शुक्रिया भाई जी। जी थैंक यू दीदी।